ट्रम्प्स टैरिफ वर्सेस इंटरनेशनल लॉ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर जो आपके अंदर पेशेंस है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं अंत तक। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में कल पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से कोई ना कोई टैरिफ वो अनाउंस करते जा रहे हैं। कल उन्होंने ऑल्सो अनाउंस किया कि जो भी कंट्री वेनेजुएला से क्रूड इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ इंपोज करेंगे। तो हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो टैरिफ है, ये इंटरनेशनल लॉ ये है क्या? तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है या ये टैरिफ आया क्या है, कहां से है, हम इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ से। तो जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ कोई ऐसी किताब, कोई एक जगह रूल्स या रेगुलेशन नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के पीछे एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है। हम इसको स्टार्ट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और हमें यह भी पता है, जैसा हमने पढ़ा है, कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट मसैकर और बहुत ज्यादा जो हर कंट्रीज के जो देशवासी हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो जो इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसा पहला विश्व युद्ध हुआ हो दोबारा ऐसा विश्व युद्ध ना हो, और इसकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया लीग ऑफ नेशंस। तो पहले विश्व युद्ध के बाद में जो लीग ऑफ नेशंस है वो 1920 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। जो लीग ऑफ नेशंस का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना है, इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना है, सो दैट कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ है वैसा कुछ ना हो। लेकिन जो मेन फेल्योर था लीग ऑफ नेशंस का, उसमें यह था कि लीग ऑफ नेशंस को ना तो कोई पावर दिया गया था कि जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स थे, जो मेजर्स थे, जो इंटरनेशनल टॉक्स थे, उसको अगर जो एनफोर्स कराना है तो कैसे कराएंगे, कोई ऐसा एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। और धीरे धीरे जब वो सैचुरेशन पॉइंट आता गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए। तो 19 जैसा कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 से लेके 1945, और हम ये जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो कितना ही डिस्ट्रक्टिव था और कितना ज्यादा उसमें ह्यूमन राइट्स किलिंग और कितना ज्यादा उसमें लोगों का नुकसान हुआ, हिरोशिमा नागासाकी, राइट। तो अब सेकेंड विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन ऐसे थर्ड विश्व युद्ध ना हो उसके लिए फिर जो वर्ल्ड लीडर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि हमें लीग ऑफ नेशंस से मोर इफेक्टिव कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहिए। एंड दैट वाज द रीजन यूनाइटेड नेशंस came into force in the year 1945. When we talk about United Nations, so United Nations has multiple organs. For example, it has the Secretariat, the Security Council, International Court of Justice. तो इसके टोटल 6 विंग है जिसमें से 3 ये हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पस है वो ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। बट क्वेश्चन यही आता है कि इंटरनेशनल लॉ होने के बावजूद भी, यूनाइटेड नेशंस होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी काउंसिल होने के बावजूद भी, जो आज हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, क्या यूनाइटेड नेशंस फेल रहा है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए? हालांकि ये डिबेट का टॉपिक है, हम इस पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे वो इवॉल्व हुआ है, कैसे एडवांस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। अब हम आते हैं UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। सो ये जो UDHR है 1948 का, इट वाज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट एज फार एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न। तो पहली मर्तबा एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या आप लीगल इंस्ट्रूमेंट कह लो बनाया गया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ ये एक अलग क्वेश्चन है, बट यस 1949 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कि जब कंट्रीज, जब नेशंस कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर जो कोई कंट्री उस टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए मना कर दे तो क्या क्या रेमेडीज। तो इसके लिए क्या हुआ, वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लॉ। तो वियना कन्वेंशन जो साइन हुआ वो 1969 में साइन हुआ। एक्चुअली इसका जो एनफोर्समेंट हुआ वो 1980 में हुआ।
सो वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, इसका मेन मकसद ये था कि जब कोई कंट्री या नेशंस कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट या कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटी या कोई कन्वेंशन साइन करें तो उसमें एनफोर्समेंट होना चाहिए, उसमें बाइंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अग्रीमेंट अगर जो हमने कर लिया है और उसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं है, उसमें एनफोर्समेंट नहीं है, तो ऐसे लॉ का कोई मकसद नहीं होता है। तो वीना कन्वेंशन का ये मकसद था। अब हम आते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी में। जैसा कि हमें पता है कि 1992 के पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एक लैंड लॉक्ड इकोनॉमी थी। ना तो इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट इतनी फ्रीली तरीके से होता था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो एक लाइसेंस राज की कैटेगरी में आता था। 1992 के पहले हमें कोई भी बिजनेस करने के लिए हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, इसलिए ये लाइसेंसी राज कहलाता था। तो उस समय 1992 में जब मनमोहन सिंह इंडिया के जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने काफी एफर्ट किया कि जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है, उसको लिबरलाइज किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एलपीजी, दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब ये तीनों प्रमोट किया गया, उसकी वजह से जो बिजनेस थे, जो इंटरनेशनल ट्रेड थे, वो काफी हद तक सही हो गए, इजी टू एक्सेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हम आते हैं GATT, गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। वैसे जो गैट है वो 1947 में ही आ गया था, लेकिन ये बहुत हद तक काफी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया 1994 में। और जो गैट था, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका जो अमेंडमेंट हुआ वो रिजल्ट हुआ WTO में 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद क्या है? तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो गैट के सारे प्रोविजंस थे, फ्री ट्रेड होना चाहिए और इसमें बैरियर्स कम से कम होना चाहिए और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड्स को बढ़ावा देना चाहिए, राइट। तो इसका जो मेन पर जो पॉइंट्स है गैट का, वो सारे हमने WTO में ले लिया। अब WTO का जो मेन मकसद है वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स को जो है हमें बढ़ावा देना चाहिए। कोई ऐसा लिमिटेशंस, अननेसेसरी टैरिफ्स या आर्टिफिशियल हमें बैरियर क्रिएट नहीं करना चाहिए। यही मकसद था WTO का। ये सक्सेसफुल है कि नहीं है वो तो हम ट्रम्प के टैरिफ से देख ही सकते हैं। तो ये मोटा मोटी जो पहले विश्व युद्ध से लेके और WTO तक का जो सफर रहा है, ये हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ है। तो जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो सारे हमारे ट्रीटीज हैं, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस के हो, वो चाहे UDHR के हो, चाहे वीना कन्वेंशन के हो, चाहे गैट का था और WTO हो गया, राइट, या IMF के हो, तो ये सारे मिला के हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। अब आते हैं टैरिफ क्या होता है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ टैरिफ है वो एक ऐसा मेजर है इंटरनेशनल लॉ में या WTO में आप कह लो, कि हर कंट्री का जो पहला मकसद होता है वो ये होता है कि वो अपनी सेफ्टी एंड अपने देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे। उस कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेस हैं, जो भी बिजनेस एंटिटीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनके इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए जो वर्ड टैरिफ है, टैरिफ इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो कि हम इम्पोज करते हैं इंपोर्ट पे। तो जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करता है और उस पे हम टैरिफ लगा देते हैं, सो दैट क्या होता है कि जो कंट्री टैरिफ इंपोज करता है उसको रेवेन्यू मिलता है, एडिशनल रेवेन्यू मिलता है, राइट। लेकिन जिस कंट्री पे टैरिफ लगाया जाता है वो उसके अगेंस्ट में होता है, वो फ्री ट्रेड का वायलेशन करता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब करता है। तो ये टैरिफ बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में लगाया जाता है टू क्रिएट अ रेवेन्यू टू सेफगार्ड दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लेकिन इसको एज अ जनरल टूल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं USA के जनवरी 2025 से, तब से ये टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है जो वर्ड में बैलेंसिंग ऑफ पावर। अगर जो एक कंट्री ऐसे टैरिफ इंपोज करेगा तो उसके रिटेलिएशन में दूसरा कंट्री भी टैरिफ को इंपोज करेगा। तो ये जो ट्रेड वॉर है, ये जो रिटेलिएशन है, उसकी वजह से ट्रेड वॉर है, और ट्रेड वॉर होते होते उसका जो कल्मिनेशन है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, वर्ल्ड वॉर।
तो ये जो टैरिफ का मेजर है ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में इम्पोज करना चाहिए और मैं हाईली क्रिटिसाइज करता हूं कि अभी जो वेनेजुएला पे 25% टैरिफ इम्पोज किया है, दिस इज नॉट इन द नेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड एंड वी शुड क्रिटिसाइज इट. So this is all about international law. This is all about tariff, and this is my opinion. You may have your own opinion. You may agree. You may disagree with me. So this is my personal opinion. I thought that I should share with you my opinion. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.